चलो भाई, ठीक है। तो आज अपन इसके अंदर बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, थर्ड लेक्चर के अंदर। अब देखो, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी पोर्शन के साथ साथ में मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन जो अपने रिप्रोडक्शन होते हैं उसकी डेफिनेशन समझाई थी कि क्या होता है ह्यूमन, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे सिमिलर यंग वन का क्या करता है, आपके प्रोडक्शन करता है। साथ ही साथ में हमने ये भी सीखा था कि ह्यूमन का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके का है। अगर अपन ये बात करें, वो है अपने पास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने आपको ये सिखाया था कि इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। देन हमने सीखा था कि भाई किस तरीके से फ्यूजन होता है, और सिंगल सेल जो सेल बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके जाइगोट यूनिसेलुलर सेल होती है। इस यूनिसेलुलर सेल से हमने ये देखा था कि डिवीजन के द्वारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और उसी से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमंस की अगर अपन ये बात करें तो हमने तीन कैटेगरी लिखी। एक इसके अंदर बोला कि ये बेबी पेरेस होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ। बेबी पेरेस का मतलब क्या होता है कि जाइगोट से यंग वन का जो फॉर्मेशन है वो कहा हो, फीमेल की बॉडी के अंदर हो। लेकिन जब अपन ये बात करते हैं कि आपने देखा होगा बर्ड्स के एग जो होते हैं, चिक्स होते हैं या फिर जो भी होते हैं, उनका जो जाइगोट से अगर अपन ये बात करें, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां पे होता है, आउटसाइड बॉडी। यानी जब वो एग ले कर देती है, यानी अंडे दे देती है, अंडे देने के बाद में क्या होता है कि आपके कि ये आपके एक तरीके से यंग वन का फॉर्मेशन होता है। देन हमने ये सीखा इसके अंदर कि भाई आपको ये सिखाया था कि 4 to 5th मंथ के अंदर बाई पोटेंशियल यानी मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको ये सिखाया कि दो तरीके की डक्ट होती है, एक आपके पास में होती है वुल्फियन डक्ट होती है, और एक अपने पास में मुलेरियन डक्ट। तो हमने ये भी सीखा था कि इसके अंदर कौन सी डक्ट किसका फॉर्मेशन, वुल्फियन डक्ट किसका फॉर्मेशन करती है, मेल स्ट्रक्चर का, और मुलेरियन डक्ट किसका फॉर्मेशन करती है, फीमेल आपके स्ट्रक्चर का। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे ये सीखा था कि मेल और फीमेल कैसे बनते हैं। जो मेल की अगर अपन बात करी थी तो मेल के अंदर हमने ये बोला था कि मेल के पास में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के ऊपर कुछ बहुत सारे मतलब बहुत कम जीन होते हैं, उनमें से एक जीन होता है जिसको अपन बोलते हैं SRY जीन बोलते हैं। ये SRY जीन या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, नाम से पता चलता है कि ऐसा रीजन जो कि वाई क्रोमोसोम पे है जो सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ये वाई क्रोमोसोम इंड्यूस करता है सर्टोली सेल को, और ये रिलीज करती है AMH, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट जो बनी थी मेल के अंदर वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ये चीज हमने सीखी। उसके बाद में हम ये देखते हैं इसके अंदर, फिर हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि लेडिक सेल वैसे तो किस कौन से हार्मोन की वजह से काम करती है, LH की वजह से। यानी LH हो गया, इसके ऊपर उसके रिसेप्टर जो होते हैं LH के होते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि जो HCG जो रहता है, HCG जो कि प्लेसेंटा से निकलता है, अर्ली जो प्रेगनेंसी वाले पीरियड जो होता है, उस समय पे क्या होता है कि इसके रिसेप्टर जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं LH के। तो वो लेडिक सेल पे जाते हैं, रिलीज कराते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने के बाद में मेल के कुछ स्ट्रक्चर को डेवलप करवाते हैं। देन हमने इसके अंदर ये सीखा था कि भाई जो अपने गोनेट्स जो होते हैं उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं उनको अपन गोनेट्स बोलते हैं। इवेंट की जब हमने बात करी थी तो इवेंट इसके अंदर अगर टोटल पूरे के पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो 6 इवेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस का मतलब मेल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवम। तो स्पर्म का ट्रांसफर करवाना है फीमेल की बॉडी के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर डिवीजन चलेगा, और डिवीजन चलने के बाद में वो जो डिवीजन चला उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो जाकर के यूट्रस की वॉल पे जाकर चिपकेगा, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और लास्ट में जब ये 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में क्या चलेगा, अपने पास में पार्चुरेशन हो जाएगा। देन आपको ये सिखाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपके गैमेट फॉर्मेशन करते हैं वो प्राइमरी, और जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते और उसको हेल्प करते हैं, ट्रांसफर में हेल्प करती हैं, या फिर अपन बोलते हैं स्टोरेज के अंदर, मैच्योरेशन के अंदर, सब में ये हेल्प करते हैं, उसको अपन सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये कुछ अपन ने इसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़े थे। देन हमने ये पढ़ा था कि हर्निया के बारे में पढ़ा था कि भाई जो आपका एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, स्क्रोटल कैविटी या फिर इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटल कैविटी के अंदर जाने लग जाता है। तो उसको अपन ने क्या बोला था, इंग्वाइनल हर्निया बोला था। उसके अपन ने कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में पढ़ा कि कंप्लीट क्या होता है और इनकम्प्लीट क्या होता है। देन आपको ये सिखाया था डिसेंड ऑफ टेस्टिस के बारे में कि जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन वो क्या होते हैं, 7th मंथ के अंदर। यानी हम ये बात करते हैं 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड के अंदर क्या होते हैं, वहां पे स्क्रोटम के अंदर आते हैं। किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए, 30 नैनोग्राम के आसपास में कम से कम टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ये डिसेंड नहीं हो पाते तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म को अगर मान लो कि आपको ट्रीट करना है, सही करना है,
तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टिस फंक्शनल है कि नहीं। अगर मान लो कि फंक्शनल है तो हम सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपेक्सी बोलते हैं। देन हमने ये बात करी थी कि अगर मान लो कि आपको एबनॉर्मल टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्कियोडेक्टोमी। और अगर मान लो कि फंक्शनल टेस्टिस को रिमूव करना है तो उसको अपन बोलते हैं कास्ट्रेशन। वो क्यों करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करने के लिए। देन हमने ये देखा था कि कुछ ऐसा नहीं होता कि सभी मैमल के अंदर डिसेंड होता ही है, कुछ मैमल ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर, खुद का बॉडी टेम्परेचर कम होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे कि एलिफेंट और आपको एक्वेटिक मैमल बताए थे, इनके अंदर क्या होता है कि डिसेंड नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प होती है। और हमने ये भी देखा था ऐसा डिसेंड क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, फिर हमने ये सीखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी। इसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि टेस्टिस हो गया जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एसेसरी डक्ट हो गई, एसेसरी ग्लैंड हो गई, ये सब चीजें हो गई। और जिसका काम क्या होता है, सेकेंड एसेसरी डक्ट वगैरह का ट्रांसपोर्ट का काम होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म का काम होता है, और स्टोरेज का काम होता है। ये चीज हमने देखी। देन हमने इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में भी देखा, स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम को हमने ये बोला था कि एक सपोर्ट करता है टेस्टिस को। फिर हमने स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ में ये कनेक्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी से, किसके थ्रू, एक इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। और 7 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस होता है। ठीक है, देन हमने ये स्ट्रक्चर देखा स्क्रोटम का। स्क्रोटम में 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक दो इसकी मसल कौन कौन सी थी, क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल। तो क्रीमेस्टर मसल जो होती है एक मॉडिफाइड एक तरीके का क्या है, स्केलेटल मसल है। और जो डार्टोस मसल एक तरीके क्या है, स्मूथ मसल। ये दोनों के दोनों मसल क्या करती है, आपके टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब अगर मान लो कि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसको मेंटेन करके रखना है अपने को। देन मैंने आपको ये सिखाया था दोनों मसल किस तरीके से काम करती है। लो टेम्परेचर के अंदर डार्टोस मसल, क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। और मैंने ये आपको बताया था मेन काम किसका है, अपने थर्मो रेगुलेशन का, टेम्परेचर रेगुलेशन का, वो है डार्टोस मसल। और अगर अपन ये बात करें कि क्रीमेस्टर मसल का भी काम होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो होता है थोड़ा अलग होता है। ये क्या करता है, सब प्रोटेक्टिव फंक्शन भी देता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होगा, टेस्टिस जो होते हैं जब मान लो रनिंग होगी, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, इंटरकोर्स के समय, कॉपुलेशन के समय पे क्या होता है, टेस्टिस को बॉडी की कैविटी के पास में ले जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। और हम ये बोलते हैं कि टेस्टिस को इंजरी से क्या हुआ, बचाया जा सके। देन आपको ये सिखाया था इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर हमने ये सीखा था कि 3 परतें होती है, 3 लेयर होती है। ट्यूनिका आपने वेजाइनलिस पढ़ा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पढ़ा, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और एक डिजीज आपको बताई थी हाइड्रोसिल, जिसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूनिका अपने पास में वेजाइनलिस जो होती है, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। अगर इस फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ डक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है, 1 से लेकर के 3। और एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 250 से लेकर के 300। तो अगर 2 टेस्टिस के लिए आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, अगर 250 से 300 एक टेस्टिस में है तो 2 टेस्टिस के लिए कितना हो जाएगा, 500 से लेकर के 600। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो सवाल किस तरीके से, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, जिसके अंदर हमको ये चेक करना होता है स्पर्म का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। और फिर हमने कुछ डक्ट देखी जो कि इस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है। लास्ट में हमने ये देखा था कि इसके अंदर कि एपिडिडाइमिस के अंदर कितना कॉइल्ड ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड होता है ये। ठीक है, इसके अंदर 6 मीटर के आसपास में क्या होता है, इसका अपनी लेंथ होती है। तो इसको कॉइलिंग करके रखते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, और टेल होता है। ठीक है, हेड, बॉडी और टेल होता है। अब जिसमें से हमने ये सीखा था कि एपिडिडाइमिस का जो काम होता है वो क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म का होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन। और डीकैपेसिटेशन मैंने आपको बताया था कि कुछ कैट चैनल बताया था, इनहिबिटरी प्रोटीन जुड़ जाती है। और बाद में जब वेजाइनल फ्लूइड, यानी वेजाइनल फ्लूइड के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, पीएच का चेंज होता है, इनकी वजह से वो क्या होती है, इनहिबिटरी प्रोटीन हट जाती है और वापस से क्या हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है। और टेम्परेरी क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, टेम्परेरी स्टोरेज। देन अपन ने आज ये पढ़ना है, इसके अंदर एक्सटर्नल जो अपन ने एसेसरी ग्लैंड पढ़नी है, एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर पढ़ना था, और अपने सेमाइनल वेसिकल पढ़ना था। तो आज से अपन करते हैं यहां से। ठीक है, तो अब अपन एक डायग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लेना है इसके अंदर कि जो टेस्टिस के अगर अपन ये बात करें उसका शेप जो होता है, शेप की अगर अपन बात करते हैं तो ओवल शेप होता है इसके अंदर। ठीक है, कैसा शेप होता है इसका टेस्टिस का,
ओवल शेप होता है। तो यहाँ पे लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो पूछी जाती है, ठीक है। शेप ऑफ टेस्टिस की अगर अपन बात करें, कैसा होता है इसका? ओवल शेप होता है, ठीक है। टेस्टिस का जो शेप होता है ओवल शेप होता है, ठीक है। और इसके वृत्त की अगर अपन बात करें, वो होता है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। और लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो वो होती है 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज बेसिक चीज याद रखना, ठीक है ना। आपके वृत्त कितनी होती है इसकी? 2 से लेकर के 3। लेंथ कितनी होती है? 4 से लेकर के 5। अच्छा, लोकेटेड कहां पे रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, लोकेटेड इन स्क्रोटम, ठीक है भाई। चलो आगे चले। यस सर। ठीक, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि किस तरीके से अरेंज रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, हमने ये बात करी थी कि जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया और स्क्रोटम जो होता है वो कहां पे होता है? आउटसाइड द बॉडी। लेकिन कुछ ग्लैंड्स होती है जो कि इनसाइड बॉडी यानी एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। तो देखो हम ये बात करते हैं कि ये जैसे मान लो कि ये है यूट्रस, सॉरी यूट्रस क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब हमने एक चीज और सीखी थी यहाँ पे, इधर देखो, एक डक्ट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के लिए हमने जब ये बात करी थी कि जैसे कि ये वास डिफरेंस यहां से कहां से निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है, इंग्वाइनल कैनाल। अब ये जब बाहर की तरफ जा रही होती है तो ये क्या करती है? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करती है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये यूरिनरी ब्लैडर, तो इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन? यूरेटर। तो ये जो वास डिफरेंस जो रहती है, अगर अपन ये बात करें कि मान लो ये टेस्टिस मान लेते हैं, ठीक है। और इस टेस्टिस से ये ऐसे वास डिफरेंस निकलती है, ठीक है। अब ये वास डिफरेंस कहां पे मूव कर रही है? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। और यूरेटर से क्या करती है? ये इसके पीछे से घूम करके एक लूप बना करके आगे की तरफ ऐसे मूव करती है। इतनी बात समझ में आई आपको? समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है? ये यूरेटर है। और इसकी अगर अपन ये बात करें तो ये क्या है? वास डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस, ये टेस्टिस, ये वाला पार्ट एपिडिडाइमिस, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो टेस्टिस है, एपिडाइमिस है, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस कहां पे जा रही है? अपने एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जा रही है। और यहाँ पे इस यूरेटर से क्या करती है? एक लूप बनाती है। लूप बनाने के बाद में इसके साथ में क्या होता है? इसका जो डिस्टल पार्ट होता है वहां पे क्या होता है? ऐसे एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्वेलन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई? क्या बोलते हैं इसको अपन? एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। अब ये इसका प्रोक्सिमल भाग था। प्रोक्सिमल का मतलब ये होता है आगे वाला भाग। और ये इसका क्या है? डिस्टल भाग। तो ये जो एम्पोला जो बनता है ये इसके किसके पार्ट में बनता है? डिस्टल पार्ट के अंदर बनता है, ठीक है। डिस्टल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है?
तो एम्पुला कहाँ पे बना? डिस्टल पार्ट के अंदर बना। अब इस डिस्टल पार्ट के से क्या होता है कि यहां पे अगर अपन ये बात करें, इस जगह पे हमारे को ऐसे दो ग्लैंड मिलती है, ठीक है। ये अब इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वेसिकल। अब मैं देखो यहाँ पे सेम डायग्राम इस तरफ भी होगा, लेकिन एक ही साइड का बना रहा हूं, तो आप इसको आपको ये मान के चलना है कि इस तरफ भी सेम है, ठीक है। हर चीज क्या है यहाँ पे, अगर अपनी बात करें, कुछ चीज यहाँ पे सिंगल है, कुछ चीज यहाँ पे डबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, एक बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखो ये सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट निकलती है, ठीक है, यहां से ऐसे डक्ट निकलती है। तो सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रखी है उसको अपन क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। तो इसको अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। अब ये डक्ट जो होती है, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और ये एम्पुला, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, यहां पे ऐसे मिल जाते हैं। ये ऐसे इस तरीके से क्या हो जाता है, ये एम्पुला मिल जाता है और एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे, ठीक है। यहां पे एक कॉमन डक्ट बन जाती है इन दोनों से मिल करके और यहां पे ओपन होती है, ठीक है। ये जो कॉमन डक्ट जो होती है, ये कॉमन डक्ट जो होती है, इसको अपन बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं इसको अपन? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इस सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट है, ठीक है, इस डक्ट को अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल जाकर के किससे मिल जाती है? एम्पुला से। और एम्पुला से मिलने के बाद में एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक इजैक्यूलेटरी डक्ट अगर यहां से आ रही है तो दूसरी इजैक्यूलेटरी डक्ट भी क्या होगी? यहां से आएगी। तो अगर मान लो कि इस तरफ पे मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ये यहां से वास डिफरेंस आया, ऐसे घूमा, ठीक है, और ये इस तरीके से घुमा और इसने क्या बनाया? ऐसे एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बनाया और ये यहां जाकर के कनेक्ट हो गए और यहाँ पे ये दो डक्ट बन गई। बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से डक्ट बनी? तो ये दोनों एम्पुला हो गए और यहाँ पे चाहे तो इसको भी बना लो ऐसे। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये डक्ट जा करके एक एरिया होता है यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। बात समझ में आई? ये कौन सा पार्ट है? इसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। अब इस यूरिथ्रा के पास में, यानी इसके आसपास में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहां पे ऐसे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ में आई? किसके आसपास में होती है? यूरिथ्रा के आसपास में, ठीक। तो ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है, इसकी जो ये ओपनिंग होती है, ठीक है, इस यूरिथ्रा में होती है जिसके आसपास में क्या है? प्रोस्टेट है। तो वो यूरेथ्रा जिसके आसपास में प्रोस्टेट प्रेजेंट होती है, तो उस तरीके की यूरेथ्रा को अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है, यानी ये यूरेथ्रा का जो पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक
यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती कहां पर है, तो क्या बताओगे इसके अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां पे होती है? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा वाले भाग के अंदर प्रेजेंट होती। तो यहां पे क्या होती है इस तरीके से। और अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी भी हमारे को क्या मिलती है, यहां पे कुछ ओपनिंग दिखाई देती है। लेकिन ओपनिंग कैसे दिखाई देगी? जैसे मान लो कि इस तरीके से हमारे को यहाँ पे ये प्रोस्टेट की ओपनिंग दिखाई दे रही। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद होगा आपको, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स। याद है क्या? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स, हमने ये बोला था कि मेल के अंदर फीमेल डक्ट को अपन क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। तो उसका लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स की जब अपन बात करते हैं, तो ये जो आपको इस जगह पे जैसे कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसे प्रेजेंट मिलता है, इसको अपन ने बोला था प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो सारी स्ट्रक्चर मैंने वहां पे आपको बोला था कि भाई अपन करेंगे उसके अंदर बात। तो ये प्रोस्टेट हो गया, और प्रोस्टेट के पास में जो डक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? ये यहाँ पे ये प्रोस्टेट की ओपनिंग दिखाई दे रही है। प्रोस्टेट की ओपनिंग के साथ साथ में हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे इजैक्यूलेटरी डक्ट की भी हमारे को क्या दिखाई दे रही है? ओपनिंग दिखाई दे रही है। अब ये जो प्रोस्टेट वाला जो ओपनिंग है, ये जा करके एक पोर्शन बनाता है ऐसे, आगे जाकर के ऐसे ओपनिंग बनाता है। अब इस ओपनिंग के आसपास में, यानी आगे जब ये डक्ट मूव करती है, तो इसके पास में दो ग्लैंड और दिखाई देती है इस तरीके से। इन ग्लैंड्स को अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा, काउपर ग्लैंड का एक और नाम होता है, अपन ने बात करी थी, कौन सी होती है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसको थोड़ा सा अपन वाइड कर लेते हैं, ये ऐसे यूरिथ्रा और बल्बो यूरिथ्रल। अब देखो, ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट होती है ये यहाँ चली जाती है, और इसकी जो डक्ट होती है ये यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे को दो ओपनिंग दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये वाला यूरिथ्रा, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? इसको अपन ने नाम दिया था यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के बाद में और काउपर ग्लैंड के बीच में, इस यूरिथ्रा को अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, यानी यहां से लेकर के यहां तक वाला, इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कौन सा होता है? तो ये जो छोटा सा जो यहाँ पे पोर्शन बन रखा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब ये तीनों की तीनों ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट होगी, अपना अपना सीक्रेशन क्या करती रहती? यहाँ पे डालती रहती। अब ये आगे जा करके अगर अपन ये बात करें, एक कंटिन्यूस ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाहर की तरफ अगर अपन ये बात करें, यहां पे हमारे पास में क्या होता है? ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पेनिस। और ये यूरिथ्रा जा करके इस पेनिस के इस पोर्शन के अंदर जा करके ओपनिंग होती है। तो ये जो ओपनिंग होती है, इसको अपन बोलते हैं यूरिथ्रल मियटस बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई? पेनिस रहता है, पेनिस के अंदर अगर अपन ये बात करें, ये यूरिथ्रल मियटस रहता है। अब जो पोर्शन यूरिथ्रा का इस पेनिस के अंदर है, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें से टेस्टिस, वास डिफरेंस निकली, यूरेटर के ऊपर लूप बनाया,
लूप बनाने के बाद में कहाँ पे एम्पुला बनाया, एम्पुला ने जाकर के सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ में एक कॉमन ओपनिंग बनाई, कॉमन ओपनिंग को अपन ने इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला, वो जाकर के ओपन हुई प्रोस्टेट ग्लैंड वाले रीजन में यानी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर, वहां पे उसके आसपास में एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड मिली, उनके भी हमारे को ओपनिंग दिखाई देती है। इस प्रोस्टेट वाले रीजन के अंदर, प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेन यूरिथ्रा वाले रीजन के अंदर हमारे को प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ये यूट्रिकल्स है, ये यूट्रिकल्स, यूट्रिकल्स दिखाई देता है। देन उसके बाद में हमने देखा एक छोटा सा पोर्शन और बनता है, उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बोलते हैं। इसके आसपास में एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं काउपर ग्लैंड, इसका भी सिक्रेशन यहाँ होता है। देन इसके अंदर अपने पास में पेनिस वाला पोर्शन होता है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन ये बात करें, इस टेस्टिस के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो इस स्पर्म को लेकर के जाने वाली जो अगर मान लो डक्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली डक्ट कौन सी होगी, ये वास डिफरेंस। अब ये स्पर्म क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, इसके अंदर ऐसे मूव करता है, और इस एम्पुला के अंदर क्या हो जाता है, यहां पे जाकर के ऐसे बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं ऐसे इकट्ठे हो गए एक तरीके से, ये जो है ये सारे के सारे स्पर्म ऐसे इकट्ठे हो गए। अब ये जो एम्पुला वाला जो रीजन है, यहां से स्पर्म को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन देने के लिए सेमाइनल वेसिकल आती, फिर कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन होती रहती। अब तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, और साथ में अगर स्पर्म की अगर तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को अपन क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं या सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और यहां पे इसके अंदर क्या मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है। तो स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड को मिलकर के अपन क्या बोलते हैं, जो बाहर निकलता है उसको अपन बोलते हैं सीमन बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर, देख लो इसको अच्छी तरीके से। चलो भाई, ये तो है अपना एक ब्रीफ, जो अभी तक अपन ने जैसे टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हमारे को तीनों ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ इसके अंदर, सेमाइनल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड। सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है भाई। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके बताओ मेरे को कि सेमाइनल वेसिकल सिंगल है या पेयर्ड है, सिंगल है या पेयर्ड है, पेयर्ड है, दो दिखाई दे रही है आपको, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो हम ये पे सबसे पहली बात बोलते हैं इसके अंदर, सेमाइनल वेसिकल जो होती है वो एक तरीके का क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब इससे जो फ्लूइड निकलता है उसको अपन बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। अब ये सेमाइनल फ्लूइड से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सेमाइनल फ्लूइड किस तरीके का होता है, एक तरीके का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके अंदर, ये एक तरीके का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। साथ में इसकी कंसिस्टेंसी की अगर अपन बात करें, देखने के ऊपर अपन बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है ये। और हम ये बात करते हैं कि ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग होता है, इसका नेचर ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब साथ ही साथ में अगर अपन ये बात करें इसके अंदर कि यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो सेमाइनल फ्लूइड जो होता है, ये सीमन जो होता है उसका 60 to 70% पार्ट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये ध्यान रखना। अपन ये बोलते हैं मेड 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन, ठीक है भाई, 60 to 70% पार्ट बनाता है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रक्टोस, और फ्रक्टोस एक तरीके का क्या है, शुगर। और शुगर का काम क्या होता है, एनर्जी देना, और ऐसे एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो इसके अगर अपन ये कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आ गया फ्रक्टोस। फ्रक्टोस की अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, एक्ट एज फ्यूल। तो ये चीज ध्यान रखना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी यही लिख रखा है फ्रक्टोस के बारे में। और भी कुछ चीजें होती है जैसे कि इसके पास में फाइब्री नोजन्स होते हैं या फिब्रिनोजेंस, ठीक है, प्रोस्टा
ग्लैंडिन्स होते हैं, फाइब्रिनोजेंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, एसिड होता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड होता है। और अगर अपन ये बात करते हैं कि इसके अंदर आइनोसिटॉल्स होते हैं, और अगर अपन ये बात करें कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती है, सेवरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? फ्रक्टोज हो गया इसके अंदर, और फिब्रिनोजन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आगे हम हार्मोन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे। लोकल हार्मोन की तरह भी क्या करता है, काम करता है ये। तो लोकल हार्मोन ये क्या करता है कि जो डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का भी क्या करता है, काम करता है। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये आपके हेल्प करता है। सिट्रिक एसिड होता है एक तरीके का एसिड है, ठीक है ना, जो कि इसकी पीएच को क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। अगर इसके अपन ये चीज अगर अपन बात करें, इसकी पीएच की अगर अपन बात करते हैं, चलो, तो देखो इसकी पीएच की अगर अपन बात करें तो इसकी पीएच जो होती है नियरली अगर अपन बात करते हैं 7 के आसपास में पीएच होती है। और 7 की पीएच को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है और थोड़ी बहुत अपन बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पीएच की अगर अपन बात करते हैं तो 7 के आसपास में इसकी पीएच प्रेजेंट होती है। लेकिन जब अपन सीमन की पीएच की अगर अपन बात करते हैं तो सीमन की पीएच जो होती है 7.3 के आसपास में होती है। मेन पीएच आपको उसी की ध्यान रखनी है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि क्या चीज रहता है। अब अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर अपन बात करते हैं, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हेडिंग लगाओ, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर अगर अपन बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ होती है। तो हम ये बोलते हैं इसके अंदर, इसकी लोकेशन की अगर अपन बात करें तो लोकेटेड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के आसपास में होती है, और यूरिथ्रा जो होता है उसके ऐसे राउंड की तरफ होती है, यानी जो नेक जो वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर यूरिथ्रा का, जहां से यूरिथ्रा स्टार्ट होती है उसके आसपास में होते हैं। अगर इसके लोब्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, एक अनपेड ग्लैंड है, ठीक है ना। इसका पेयर्ड फॉर्म में नहीं होती, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ रखा है, ठीक है, अनपेयर्ड ग्लैंड है। साथ ही साथ में अगर अपन बात करें, एंड इसके अंदर 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 5 लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। लोब्यूलर ग्लैंड भी अपन बोल सकते हैं, इसके अंदर 5 लोब्स होते हैं। और हर लोब जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अगर अपन ये बात करें, उनकी जो डक्ट होती है वो जा करके ओपन होती है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर। तो ये भी लिख लो इसके अंदर, ईच लोब्स, ठीक है ना। हर लोब की क्या होती है अगर अपन बात करें, इसके अंदर ओपन्स होती है, ओपन्स इनटू प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बाय फाइन एपरेचर। एक छोटा सा यहाँ पे क्या होता है, अपन छोटे छोटे से यहाँ पे एपरेचर होते हैं, उससे क्या होती है, ये ओपन होती है, ठीक है भाई, हर लोब ओपन होता है। अगर इसकी अपन बात करें तो ये जो है वो 30% पार्ट बनाता है सीमन का, 30% पार्ट ऑफ सीमन, 30% पार्ट बनाता है सीमन का। और इसके अगर कंटेंट की अगर अपन बात करें तो इसका जो मेन कंटेंट होता है, ठीक है, कंपोनेंट की अपन बात करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर जो आता है वो आता है इसके अंदर कैल्शियम। तो आपसे सवाल यही पूछा जाता है, फ्रक्टोज जो है वो कौन सी ग्लैंड का मेन कंपोनेंट है, सेमाइनल वेसिकल। और कैल्शियम किस कौन सी ग्लैंड का मेन कंपोनेंट है, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। साथ में इसके अंदर कुछ फॉस्फेट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, क्लॉटिंग एंजाइम होता है, और एक और एंजाइम होता है जिसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं
प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन नाम से भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो कंपोनेंट के अंदर अगर अपन ये बात करें तो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोटिंग एंजाइम है और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अगर इसके अपन ओवरऑल फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका काम होता है, हेल्प करता है, ये हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के एक्टिवेशन में क्या करता है, ये काम में आता है। तो ये कुछ अपने पास में प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको भी देख ले, इसको भी लिख लो जो लिखना चाहता है। और इसके अंदर है, तो इसमें एक चीज देखना कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन कितना है 30% और सेमाइनल वेसिकल का कितना था 60 to 70%। इन दोनों का सिक्रेशन क्या होता है, जब मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद में ये क्या करता है, स्पर्म के अंदर अगर अपन ये बात करें एनर्जी भी देता है, उसको एक्टिवेशन भी दे देता है। एक्टिवेशन के बाद में अगर अपन ये बात करते हैं तो ये क्या करता है कि इनका जो सिक्रीशन होता है इसके पास में, ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है। मोटिलिटी को रिड्यूस करने का फायदा यह है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी और जिस समय पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस समय पे क्या होगा, एनर्जी का भी खर्चा अपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक लाइन और लिख लो, इसके अंदर नोट लगा करके पॉइंट लिख लो। अगर अपन ये बात करें, लिखो इसके अंदर कि सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल, ठीक है ना, सेमाइनल वेसिकल जो कि क्या करते हैं, कोगुलेटेड द सीमन, सीमन जो होता है उसको कोगुलेट कर देते हैं। तो कोगुलेट करने से होगा क्या, कोगुलेट करने से ये होगा कि इसकी जो मोटिलिटी जो होगी, ठीक है ना, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूस्ड, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है कंजर्व्ड हो जाती है, ठीक है। और कुछ समय बाद में ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है ना, यहाँ पे जो फाइब्रिन बन रखे होते हैं उसको तोड़ देता है और ये वापस कैसा हो जाता है, लिक्विफाई। लिक्विफाई का मतलब समझ गए किस तरीके से लिक्विफाई होगा। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है ये क्या करता है, इसको आपके कोगुलेट करता है, क्यों, एनर्जी को कंजर्व करना रहता है। अब नेक्स्ट अगर अपन ये बात करें, इसके अंदर जो दूसरी ग्लैंड है, तो थर्ड नंबर जो ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड, जिसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब देखो काउपर ग्लैंड जो होती है वो एक किस तरीके का स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक पेयर्ड ग्लैंड है और हम ये बोलते हैं लोकेटेड लेटरल साइड ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के लेटरल साइड पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और यूरिथ्रा भी कौन सा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो यहाँ पे अगर अपन ये बात करते हैं लोकेटेड, या फिर सीधा ही लिखो इसके अंदर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक है। यहाँ पे जो यूरिथ्रा की अगर अपन बात कर रहे हैं वो है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, लिख लो इसको भी। अब ये जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, ठीक है, इस मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा की अगर अपन बात करें तो जो ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का जो पार्ट है ये आगे जाकर के किससे जाके कनेक्ट होता है, पिनाइल यूरिथ्रा से कनेक्ट होता है। तो हम ये बोलते हैं कनेक्टेड विद पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है, कनेक्ट करता है पिनाइल यूरिथ्रा से जाकर के क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब इसका जो सिक्रीशन होता है, इट्स सिक्रीशन, जो इसका जो सिक्रीशन होता है
वो क्या करता है कि जो वेजाइना की जो या फिर यूरिथ्रा की जो एसिडिटी जो होती है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये चीज ध्यान रखना, इट्स सिक्रीशन डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करता है और क्लियर करता है पाथ, क्लियर द पाथ, पाथ को क्या करता है, क्लियर करने का काम करता है। और क्लियर करने से होगा क्या कि यहां पे जो मूवमेंट होगा, जो स्पर्म की जो मूवमेंट होगा उसके अंदर उसको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इसके अंदर लिख लो, इट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और इसका जो सिक्रीशन है ये क्या करता है, हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के अंदर भी क्या होता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। लिखा भाई सबने? चलें आगे, चलो। अब दो तीन कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी और डायरेक्ट भी पूछा जाता है। सबसे पहला चीज, सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा, सबसे पहला पॉइंट सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, जो कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और जो काउपर ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको मिलाकर के क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड। सेमाइनल प्लाज्मा लिख लो, जिसको सेमाइनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसी के साथ में एक और पॉइंट, सीमन किसको बोलते हैं, सीमन जो अभी अपन ने सीख भी लिया, सीमन बोलते हैं स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। चलो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, यहां पे देखो, आप लोग बताते जाना इसके अंदर, सेमाइनल वेसिकल जो है, इस सेमाइनल वेसिकल से कौन से सब्सटेंस रिलीज होते हैं, एक होता है इससे फ्रक्टोस, ठीक है, और दूसरी अगर अपन बात करें तो हमने ये पढ़ा था इसके अंदर रिलीज होता है फाइब्रिनोजन, बात समझ में? ये फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, ये फाइब्रिन रिलीज करता है, ठीक है, ये क्या करता है, फाइब्रिन जो होता है उसको रिलीज करता है। अब फाइब्रिन क्या चीज होता है, फाइब्रिन जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे से रेशे होते हैं, धागे होते हैं, फाइब्रिन रिलीज करते हैं। अब इसके फाइब्रिन के रिलीज होने की वजह से, इसकी वजह से होता यह है कि यहां पे साथ ही साथ में हमारे पास में एक और ग्लैंड होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या चीज रिलीज होती है, इससे रिलीज होता है कैल्शियम, और साथ ही साथ में इससे रिलीज होता है फॉस्फेट और क्लॉटिंग एंजाइम। तो यहां पे ये और ये तीनों चीज मिल करके, यानी अगर अपन ये बात करें कि यहां पे अपन एक प्रोसेस पढ़ेंगे बाद के अंदर, क्लॉटिंग एंजाइम वाला, जो ब्लड कोऑगुलेशन जिसको अपन बात करते हैं, वहां पे भी क्लॉटिंग एंजाइम काम करते हैं, कैल्शियम काम करता है और फाइब्रिन भी काम करता है। तो ये जो क्लॉटिंग एंजाइम, ठीक है, साथ में ये कैल्शियम, ये फाइब्रिन को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे यानी फाइब्रिन बनाने में हेल्प करेंगे कुल मिला करके।
और इस फाइब्रिन्स के साथ में क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या कर देंगे, ये कोएगुलेशन कर देंगे या फिर सीमन बोल दो। ठीक है ना, हम कुल कुल मिलाकर के यहाँ पे अब स्पर्म की जो अपन बात कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल किसकी अपन बात करें, सीमन की। ठीक है ना, तो ये सब चीज क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि स्पर्म की मोर्टेलिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इतनी बात समझ में, किस तरीके से कोएगुलेशन हुआ, जो अभी हमने पिछली बार टॉपिक पढ़ा था कि यानी हमने ये बात करी थी प्रोस्टेट के अंदर कि ये क्या करता है, कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म के अंदर या फिर सीमन के अंदर काम में आता है। कैसे, कैल्शियम रिलीज हुआ, क्लॉटिंग एंजाइम रिलीज हुआ, वहां से सेमिनल वेसिकल ने फाइब्रिनोजन निकाला, फाइब्रिनोजन ने फाइब्रिन बनाना चालू करा, इन दोनों ने मिल करके क्या कर दिया, पूरा के पूरे स्पर्म को कोएगुलेट कर दिया। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारे को क्या करना है, इस स्पर्म को, ठीक है, लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई का मतलब ये हो गया जैसा पहले था उसी तरीके से क्या कर दिया, वापस से कर दिया, तो जिसको अपन बोलते हैं डिसॉल्विंग ऑफ कोगुलम। इस कोगुलम को अपन को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, यानी जो भी अपने पास में कोगुलेशन जो हुआ है उसको डिसॉल्व करना है, या फिर अपन ये बात कर रहे हैं इसको अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विफिकेशन कर रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे लिक्विफिकेशन, इसको देखो। तो लिक्विफिकेशन करने के लिए अगर अपन ये बात करें, यहां से इस प्रोस्टेट ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। इस प्रोफाइब्रिनोलाइसिन को कन्वर्ट किया जाता है फाइब्रिनोलाइसिन। अब देखो जिसके आगे भी अगर मान लो प्रो लग रखा है, इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव से इसको एक्टिव करा। ये जो क्या करेगा, ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, इस फाइब्रिन को तोड़ देगा। इसका काम क्या है, फाइब्रिन को तोड़ना। तो ये क्या कर देगा, ब्रेक फाइब्रिन, और फाइब्रिन के टूटते ही क्या हो जाएगा, डिसॉल्विंग ऑफ स्पर्म हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि जो कोगुलेटेड सीमन जो था वो क्या हो जाएगा, अनकोगुलेशन हो जाएगा इसका। यहां पे अपन क्या बात करेंगे, लिक्विफाई सीमन बन जाएगा। इतनी बात समझ में, किस तरीके से तीनों ग्लैंड मिलकर के, दोनों ग्लैंड मिलकर के काम करती है। तो इसने इस तरीके से क्या करा कि पहले क्लॉट करा, और जब इजैक्यूलेट होने वाला था उससे पहले क्या कर दिया, उसको वहां पे अब वापस से क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के नेक तक चल रहा है, यानी जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन चल रहा है, और प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या कर रहा है कि कुल मिलाकर के जब भी स्पर्म आता है तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। यानी जब भी स्पर्म रिलीज होगा तो ये स्पर्म तो डायरेक्ट कहां से आएगा, वास्ट डिफरेंस आएगा, सेमिनल वेसिकल रिलीज करेगा, और ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अपने पास में अपन ये बोलते हैं, या फिर अपन ये बोलते हैं कुछ समय के लिए क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है। इसको भी देख लो अच्छी तरीके से। चलो भाई, अब हम इसके अंदर ये बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सीमन। ठीक है, सबसे पहला अगर अपन ये बात करें इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात ध्यान रखना, 3 से लेकर के 4 ml, यानी एक इजैक्यूलेशन में, पर इजैक्यूलेशन के अंदर क्या होता है, 3 से लेकर के 4 ml के आसपास में क्या मिलता है, सीमन मिलता है, और उसके अंदर टोटल स्पर्म भी। तो ml पर इजैक्यूलेशन, और इजैक्यूलेशन का मतलब ये होता है रिलीज ऑफ, अपन ये बोलते हैं सीमन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के जब बाहर सीमन रिलीज हो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके अपन पीएच की अपन बात करें तो पीएच से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 7.3 पीएच होती है इसकी। तो क्लोज टू अगर अपन ये बात करें न्यूट्रल के आसपास में इसकी क्या है, पीएच है। अगर इसके अपन नॉर्मल स्पर्म काउंट की अगर अपन बात करें, तो अगर अपन ये बात करते हैं 20 से लेकर के 120 मिलियन पर ml, यानी 1 ml के अंदर अगर अपन ये बात करें 20 से लेकर के 120 मिलियन के आसपास में होते हैं पर ml के अंदर। तो 4 ml में कितना हो गया, 120 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, या फिर 20 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक रेंज मिल जाएगी कि जैसे मान लो 4 से अगर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 80। यानी मिनिमम से मिनिमम अगर अपन बात करें, अगर 4 ml अगर सीमन निकल रहा है तो उसके अंदर स्पर्म कितने होंगे, मिनिमम से मिनिमम कितने होने चाहिए, 80 मिलियन के आसपास में होने चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे को कितने मिल सकते हैं, 480 मिलियन के आसपास में मिल सकते हैं। ठीक है,
अब अगर मान लो कि इसका स्पर्म का काउंट जो है 20 मिलियन से कम हो गया, ठीक है ना, तो अगर अपन ये बात करते हैं कि जो स्पर्म काउंट है, ठीक है, लेस देन 20 मिलियन, 1 मिलियन से कम हो गया, तो उस तरीके की कंडीशन को अपन बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे उसको अपन? ओलिगोस्पर्मिया। कितने कम से कितना कम हो जाए? 20 मिलियन से अगर मान लो कम हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। ठीक है, चले आगे। चलो, अगर मान लो कि यहां पे एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी अगर सीमन के अंदर स्पर्म है ही नहीं, और या फिर बहुत ही लो क्वांटिटी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं एजोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये भी लिख लो। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्पर्म और या फिर और वेरी लो काउंट, या तो बहुत ज्यादा कम हो जाए, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं कि पूरा का पूरा अगर अपन ये बात करें एब्सेंट ही हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया बोलते हैं। चलें आगे। चलो, अब एक एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ये बोलता है कि पर इजैक्यूलेशन के अंदर करीब करीब 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, जिनमें से 60% जो होता है उसकी नॉर्मल शेप एंड साइज होती है, और बचे हुए जो 40% है उसकी नॉर्मल शेप एंड साइज जो उसकी क्या होती है, अगर अपन ये बात करें, वाइग्रस मोटिलिटी शो करता है। ठीक है, तो यहां पे इस लाइन को अपन ये थोड़ा बहुत समझते हैं कि किस तरीके से होता है। तो एनसीईआरटी की जो लाइन है उसको ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि पर इजैक्यूलेशन की अगर अपन बात करें तो 200 से लेकर के 300 मिलियन, ठीक है ना, 300 मिलियन के आसपास में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, और इसमें से 60% जो होते हैं उनकी क्या होती है? नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। ठीक है, और बचा हुआ जो 40% होता है उसकी क्या होती है? शो वाइग्रस मोटिलिटी। अब वाइग्रस मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी जो आप इसकी मोटिलिटी देखोगे तो बहुत ज्यादा तेज होती है। तो 40% क्या होते हैं जिनके जो बहुत इनमें से भी, मतलब ये जो बेसिकली 60% है इनमें से 40% है। ये बात समझ में आई? तो मैंने पहले वो अलग से 40% बोल दिए थे, वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये 60% है, इस 60% में से जो 40% है, इनमें से भी जो 40% है उनकी मोटिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसको भी लिख लो साथ साथ में। चले, अब इसी से रिलेटेड एक दो टर्म्स और है कि अगर मान लो कि ये जो शेप एंड साइज नहीं है, इफ नॉट, अगर ये शेप एंड साइज नहीं है तो इस तरीके की टर्म को अपन बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया बोलते हैं। टेरेटोस्पर्मिया बोलते हैं, इसको भी लिख लो कि अगर मान लो कि शेप एंड साइज अगर सही नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे टेरेटोस्पर्मिया बोलेंगे। और अगर मान लो कि इफ मोटिलिटी इज रिड्यूस्ड, अगर मान लो मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो उस तरीके की टर्म को अपन बोलते हैं एस्थीनोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर मोटिलिटी रिड्यूस होगी तो एस्थीनोस्पर्मिया।
ठीक है, हालांकि वो टर्म्स कोई नहीं पूछता, बस इसका मतलब ध्यान रखना कि एक इजैकुलेशन के अंदर, पर इजैकुलेशन में कितने स्पर्म निकले, 200 से लेकर के 300 मिलियन। उनमें से 60% का क्या था, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज था। उनमें से भी जो 40% होते हैं उनकी मोटिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यानी स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए 40% स्पर्म क्या है, जरूरी है। बाकी जो बचे हुए 40% जो स्पर्म है उसका शेप चेंज हो सकता है, मोटिलिटी, यानी हर किसी मेल के अंदर, यानी एक एवरेज मेल की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ये रेशियो रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये रेशियो गड़बड़ाता है तो अपन क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं कि ताकि स्पर्म की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी जो है वो दोनों के दोनों क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई, तो ये अपने पास में क्या हो गया, पूरा का पूरा एसेसरी ग्लैंड किस तरीके से काम करती है, क्या बनाती है, हर चीज मैंने आपको जो आपके लेवल तक है उससे थोड़ी सी ज्यादा आपको मैंने पढ़ा दी। अब इसके अंदर अपन ये बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ, जो अगर अपन ये बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना, तो हेडिंग डालो टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है, 1 से लेकर के 3। कहां पे होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कैसे देख रहे हैं, इसको देखो, अब जैसे कि ये जो हमारे पास में फोटो है, अब टीएस का मतलब क्या होता है कि हम इसको क्या करेंगे, तीनों के तीन जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको ऐसे कट करेंगे। इमेजिन करो कि अगर अपन ने इसको कट करा और सामने से देखते हैं तो कैसे दिखेंगे, 3 सर्कल दिखाई देंगे आपस के अंदर। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो कि ये एक, ऐसे 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे एक और है। अब ये ऐसे अरेंज है तो हमने क्या करा, इसको ऐसे कट करा, ऐसे कट करके सामने से देखो तो 3 सर्कल आपको क्या मिलेंगे, आपस में दिखाई देंगे। तो उसी को ही अपन बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अभी देखो किस तरीके से, साथ साथ में डायग्राम भी बना लेना। ये जैसे हमारे को इस तरीके से दिखाई देंगे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, यहां पे एक एक को ही अपन बनाएंगे, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ये जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो कि बनी हुई होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। बात समझ में आ गई, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये लेयर होगी हमारे पास में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये जो लेयर है, यहां पे क्या होता है, बीच बीच में हमारे को ऐसे कुछ ऐसे क्यूब लाइक सेल मिलती है। ये ऐसे कुछ हमारे को क्यूब लाइक सेल मिलती है, और इनके बीच में हमारे को ऐसे कॉलमनार सेल दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से? तो ये जो सेल है, अगर अपन ये बात करें, ये जो है इनको अपन बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल बोलते हैं। ठीक है भाई, ये क्यूबॉइडल सेल है, और इस पूरी की पूरी एपिथेलियम को अपन बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। और इसकी जो ये सेल है, ये आगे जाकर के इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम।
ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, जो आगे जाकर के क्या करेगी, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। स्पर्मेटोगोनियम कौन सी चीज है, तो ये जो क्यूब लाइक सेल है ये आगे जाकर के क्या करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो हमारे को यहाँ पे कॉनिकल जो सेल मिल रही है, या फिर जिसको अपन कॉलमनार, या फिर जिसको अपन बोलते हैं कॉनिकल या फिर कॉलमनार सेल जो मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं कॉलमनार सेल या फिर सर्टोली सेल। ये जो सेल, इसी को अपन बोलते हैं टोली सेल, और इसी का एक और नाम होता है सस्टेंटाक्यूलर सेल। सस्टेंटाक्यूलर सेल, और इसी सेल का एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं नर्स सेल। ठीक है, नरिशमेंट देने का काम करती है स्पर्म को, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, नर्स सेल नाम रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। कौन कौन सी सेल होगी हमारे पास में, क्यूबॉइडल सेल होगी, क्यूबॉइडल सेल होती है जो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। प्रोडक्शन, इनका काम क्या होता है, स्पर्म। बीच बीच में हमारे को कुछ कॉलमनार सेल दिखाई देती है जिसको अपन बोलते हैं सर्टोली सेल, या फिर जिसको अपन बोलते हैं सस्टेंटेक्युलर सेल, या फिर जिसको अपन बोलते हैं नर्स सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है उसको देखो। देखो यहां पे बाहर की तरफ अगर अपन बात करें, ये बाहर की तरफ यहां पे कुछ हमारे को ऐसे सेल दिखाई देती है। इन सेल को अपन बोलते हैं लीडिक सेल। ये जो सेल है इसको अपन बोलते हैं लीडिक सेल, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक, इस इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या है, इसका काम होता है एक हार्मोन रिलीज करना जिसको अपन बोलते हैं मेल हार्मोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। कैसे, अगर अपन ये बात करें, एलएच नाम से एक तरीके का पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो कि इसके ऊपर जाता है, इसके रिसेप्टर होते हैं, इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, या फिर इसको मैसेज भेजता है। इस मैसेज भेजने के बाद में इस लेडिक सेल से क्या रिलीज होता है, एक तरीके का एंड्रोजन हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का क्या है, मेल हार्मोन है। ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन, अपन ज्यादा सही टर्म क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। अच्छा मेरे को ये बताओ कि मेल सेक्स हार्मोन किसके इन्फ्लुएंस में निकला, एलएच के इन्फ्लुएंस में। ये एक तरीके का एंड्रोजन है, यानी एंड्रोजेनिक हार्मोन है, एंड्रोजेनिक हार्मोन है ये हमारे पास में। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, ठीक है, उसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज है। अब इसके अपन बात करते हैं इसके काम की। ये जो है सर्टोली सेल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर अपन ये बात करें, स्पर्म को नरिशमेंट देना। यहां पे क्या होता है, यहां से स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बनने के बाद में क्या होता है, ये इसके हेड में जाकर के ऐसे फंस जाते हैं। ठीक है, इन स्पर्म को क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, नरिशमेंट, गिव नरिशमेंट टू स्पर्म, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, स्पर्म, ठीक है भाई, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को क्या करता है, ये आपके न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है, और इसको अपन क्या करते हैं, अपन ये बोलते हैं नरिशमेंट देने का भी काम करता है। दूसरी चीज इसका काम ये होता है कि जो डेड स्पर्म होते हैं उसको क्या कर देना, फैगोसाइटाइज कर देना। ठीक है ना, तो इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म, डेड स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देना। तीसरा काम होता है इसके अंदर, अगर अपन ये बात करें, इसका काम होता है, अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करता है। एक अपन पढ़ते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और एक अपन पढ़ते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्लड को यह पता नहीं होता कि स्पर्म क्या चीज होती है। अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए
तो हमारा ब्लड क्या करेगा, उसको एंटीजन मान लेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, उसको मार देता है। ठीक है, तो और किसी भी हमारे ज्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, ब्लड के थ्रू होते हैं। तो एक स्पर्म एक तरीके का अपन ये बात करते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका ब्लड के साथ में कंपोजिशन कर दिया, तो जो भी अगर मान लो कि ब्लड के अंदर डिजीज हो गई है, उसके चांसेस कहां पे फैलने के, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्म को भी डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाया जाता है। तो जब मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा तो उस समय पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लड टेस्टिस बैरियर, या फिर अपन ये बोलते हैं बैरियर का मतलब क्या होता है, या फिर एक टर्म बताऊंगा, टाइट जंक्शन बताऊंगा। तो अभी ध्यान रखना कि ये जो सर्टोली सेल है ये क्या करती है, अपने बीच में इस तरीके का एक टाइट जंक्शन बना लेती है। ये जो है एक तरीके का क्या है, टाइट जंक्शन। नाम से पता चलता है टाइट जंक्शन, यानी ना कोई चीज इधर से आ सकती है, ना इधर कोई जा सकती है, मतलब टाइटनेस रखने का काम करता है। ये टाइट जंक्शन जो है वो एक्ट करता है, एक्ट एज बैरियर। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी कि जो अपने पास में टाइट जंक्शन क्यों बना, उसको बैरियर को बनाने के लिए। ये चीज हो गई हमारे पास में। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और होता है इसका, अपने सर्टोली सेल का, ये कुछ सिक्रीशन या फिर रिलीज करती है, कुछ हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन, हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं AMH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन अपन बोलते हैं। एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है भाई, या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर भी बोलो। एक हार्मोन होता है इनहिबिन, ठीक है, और एक हार्मोन होता है, या फिर एक एंजाइम होता है, सॉरी, एरोमेटेस। ठीक है, कौन कौन सी रिलीज होती है, AMH रिलीज होता है, और कौन होता है, ABP होता है जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, इनहिबिन होता है, और एरोमेटेस होता है। ठीक है, अब इन हार्मोन की जब अपन ये बात करते हैं, इनमें से काम की चीज क्या है, ये ABP। बाकी या अभी के फंक्शन के हिसाब से कैसे, आप मेरे को ये बताओ कि टेस्टोस्टेरोन कहां निकलेगा, बाहर की तरफ, ये टेस्टोस्टेरोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन को बाहर निकला, स्पर्म प्रोडक्शन को करवाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का लिए मेन जरूरत है, टेस्टोस्टेरोन बिना स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन ये बाहर है, इसको अंदर भी तो पहुंचाना पड़ेगा। तो इसको अंदर पहुंचाने के लिए होता यह है कि ये जो सर्टोली सेल है, यहां से एक प्रोटीन निकालती है जिसको अपन बोलते हैं कि A, B और P। ये ABP इसके साथ में जाकर के क्या हो जाता है, यहां पे जाकर के इसके साथ में बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये जो है ABP गया, इसके साथ में बाइंड हुआ, बाइंड करने के बाद में इस टेस्टोस्टेरोन को इसके अंदर ले जाया जाता है। बात समझ में आई क्या, वापस सुनो। सर्टोली सेल ने क्या रिलीज करा, ABP, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन ने क्या करा, एंड्रोजन के साथ में बाइंड करा, कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। बाइंड करने के बाद में इसको एंट्री करवाई सर्टोलिस या फिर इस पूरे के पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अंदर जाने के बाद में ये टेस्टोस्टेरोन कुछ केमिकल रिएक्शन करवाएगा, मतलब या फिर कुछ प्रोसेस स्टार्ट कराएगा, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन का अंदर जाना जरूरी है, और उसके अंदर जाने के लिए सर्टोली सेल को ABP निकालना जरूरी। ये ABP क्या करता है, आगे जाकर के टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है। इतनी बात समझ। तो अभी हमारे पास में इसके और भी फंक्शन है, जैसे कि हम इनहिबिन की बात करेंगे, एरोमेटेस की बात करेंगे, एंटी मुलेरियन की अपन बात कर चुके हैं, यानी मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करना। इन दो की बात अपन क्या करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर।